नमस्कार दोस्तों। इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हालत इस हद तक खराब हो गई है कि मानो एक जंग छिड़ गई हो। हजारों रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं और ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों तक की भी जानें गई हैं। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इंडिया में भी ट्विटर पे दो ट्रेंड्स चल रहे थे टॉप पर, एक इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल और एक इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। कौन यहां पर सही है और क्यों यह मुद्दा शुरू हुआ, फिर से क्यों यह जंग शुरू हुई, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अब यह है दोस्तों इजराइल पैलेस्टीन का मैप। इसमें इजराइल कहां पर है यह तो बड़ा क्लियरली दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा ढूंढना पड़ता है। जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है उस पूरे रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं और जो नीचे पतली सी ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है उसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब इस पूरे नक्शे में जो ग्रीन कलर के एरियाज है वहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और जो डार्क ग्रीन कलर के एरियाज है वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का राज है। लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर पिंक कलर का एरिया है वहां पर इजराइल का कंट्रोल है और वहां पर कुछ इजरायली लोग भी रहते हैं। अब ये नक्शा देखकर थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि ये कैसे हो सकता है कि दो देश ऐसे एग्जिस्ट करते हैं 100 अलग अलग टुकड़ों में, 100 से ज्यादा अलग अलग टुकड़े हैं। और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे तक चलना शुरू करेगा तो देखेगा अच्छा मैं इजराइल में हूं, अब मैं पैलेस्टीन में आ गया, थोड़ा सा आगे चला अब मैं फिर इजराइल में आ गया, थोड़ा सा और आगे चला अब मैं फिर पैलेस्टीन में आ गया। कैसे हो सकता है? एक ऐसा देश कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 100 से ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में? इसका अपना ही बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। इतिहास की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो इजराइल पैलेस्टीन की हिस्टोरिकल सिचुएशन बताएगा कि कैसे ये हो पाया। तो कोई हैरानी की बात भी नहीं है अगर दो देश ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में बीचों बीच, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इस नक्शे के बीचों बीच जेरूसलम का शहर है, 3 धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही होली शहर, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और ज्यूस के लिए। और जेरूसलम के साथ भी यही हाल है। जो वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वो इजराइल के अंदर है, वहां पर बहुत से इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहां पर बहुत से पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन का पार्ट है, लेकिन वहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल का मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस का मानना है ऑब्वियसली कि वो उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को एविक्शन फेस करना पड़ा है। मतलब इजरायली सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जबरदस्ती ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को अपने घरों से बाहर निकाल फेंका। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप की तो वहां पर कहानी काफी अलग है। वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहां पर कब्जा कर रखा है एक मिलिटेंट ग्रुप स्लैश पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज पर रूल करते हैं, उनका भी कंट्रोल नहीं है गाजा स्ट्रिप पर, क्योंकि ये हमास ने पूरा कब्जा कर रखा है इस गाजा स्ट्रिप पर। और कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे कि यूएसए, इजराइल और यूरोपियन यूनियन और जापान, ये कंट्रीज मानती हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो सिर्फ हमास के मिलिटेंट विंग को एक टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं। लेकिन तीसरी तरफ कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे जो हमास को कंप्लीटली एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती। हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट्स से। तो जो रॉकेट्स की फायरिंग है और एयर स्ट्राइक्स हैं वो गाजा और इजराइल के बीच होते हैं। वहां पर वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीन का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वहां से कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ, क्योंकि वहां पर बीचों बीच इजरायली लोग भी रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाजा में जो बॉर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। गाजा के अंदर कोई इजरायली लोग नहीं रहते, बड़ा क्लियर डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रिप है। इनफैक्ट गाजा के चारों तरफ कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रखा है इजराइल ने। एक तरफ इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉक कर रखा है गाजा को कंप्लीटली। इन्हें इकोनॉमिकली भी कट ऑफ किया गया है बाकी पूरी बाहर की दुनिया से। इसी की वजह से गाजा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है अक्सर बाहर की दुनिया उन्हें मदद करना चाहती है वहां रहने वाले लोगों की। ज्यादातर टाइम हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है हथियार खरीदने के लिए और रॉकेट्स फेंकने के लिए। तो इस डिफरेंस को समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को घरों से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। और जहां पर इजराइल को अक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पर, वो वेस्ट बैंक में है और गाजा में हमास है। अब इस बैकग्राउंड नॉलेज को आपने समझ लिया तो अब बात करते हैं करंट इवेंट्स की। ऐसा कहा जा सकता है कि यह करंट इशू शुरू हुआ शेख जर्रा के मुद्दे से।
ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा एक नेबरहुड है जहां पर कई पैलेस्टीनियन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ अभी एक हफ्ते पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली इन ईस्ट जेरूसलम के नेबरहुड से, जहां पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। जब ये रैलियां निकली, ज्यूज और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टकराव हुआ, टेंशंस बढ़ी और आग में घी डालने का काम किया एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पॉलिटिशियंस ने, जैसे कि ये लोग। इन्होंने भाषण दिए, अपने बड़े ही भड़काऊ भाषण दिए, कहा कि ये पूरा शहर हमारा है और इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 7 मई की बात है कि पैलेस्टीनियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पत्थरबाजी हुई, इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्रैश करे पुलिस के लोग और प्रोटेस्टर्स और दोनों तरफ लोग इंजर्ड हुए। 10 मई की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्टीनियन लोगों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई और स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्टीनियन लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं जो वो उन पर फेंकेंगे जो राइट विंग लोग वहां से रैलियां निकाल रहे थे और डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे। इस मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा लें, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि ये पैलेस्टीनियन लोग जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनका हमास से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए पैलेस्टीनियन लोगों का ये वार्निंग दी और कुछ घंटों बाद रॉकेट्स भी फायर करने शुरू कर दिए इजराइल पर। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा और जब ये रॉकेट की बौछार हुई इजराइल पर तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करी गाजा पर और पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 9 से ज्यादा बच्चे हैं और इजराइल की तरफ भी 2 इजरायली मारे गए हैं और 1 इंडियन की भी मौत हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यहां पर कौन सही है और कौन गलत। जस्टिफाई करने के लिए दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है। इजराइल कहता है कि हमने यहां पर रॉकेट फेंक के एयर स्ट्राइक्स करी क्योंकि हमास वाले हमारे ऊपर रॉकेट फेंक रहे थे। हमास वाले कहते हैं कि हमने रॉकेट फेंके क्योंकि इजराइल ने जाकर मस्जिद में हमला किया। इजराइल कहते हैं कि हमने मस्जिद में अटैक किया क्योंकि वहां पर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। वो पत्थरबाजी करने वाले लोग कहते हैं हमने ये किया क्योंकि ये हमारी जमीन हड़प रहे थे। ये कहेंगे नहीं, हम जमीन नहीं हड़प रहे थे क्योंकि ये एक लीगल मैटर था, इस चीज को कोर्ट में फाइनल किया गया था। और फिर बात हिस्ट्री पे चली जाएगी। मतलब ये बात पीछे जाती रहेगी। दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है, एक के बाद एक एक्सक्यूजेस देंगे, फिर हिस्ट्री पर आ जाएगी कि तुमने पिछली 1967 की जंग में ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी क्लियर हैं, मुझे लगता है, जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए इस सिचुएशन में। सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इजराइल जो एविक्शंस कराने लग रहा है यहां पर, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इलीगल है और उससे ग्राउंड पे टेंशंस बढ़ती हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो लॉ इजराइल यहां पर लगा रहा है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है और जो इजरायली सिविलियंस को ऑक्यूपाइड करने के लिए भेजा जा रहा है जमीन, वो प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इट मे अमाउंट टू अ वॉर क्राइम। तो इससे ये तो क्लियर है कि इजराइल जो वेस्ट बैंक के एरियाज में ऑक्यूपेशन करने लग रहा है और पैलेस्टीनियंस को एविक्ट करने लग रहा है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हमास करने लग रहा है वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमास के जो रॉकेट्स हैं वो अक्सर इजराइल के आम शहरों पर पॉइंट किए जाते हैं जहां पर आम जनता को बहुत खतरा पहुंचता है। ये तो अच्छी बात है कि इजराइल के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है, जिसकी वजह से ज्यादातर रॉकेट्स जो हमास भेजता है वो एक्चुअली में उनसे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, उनसे कोई कैजुअलिटीज नहीं होती। बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल की साइड पर। लेकिन हमास के रॉकेट्स अगर एक्चुअली में लग जाएं और ये प्रोटेक्शन ना हो तो बहुत सारे इजराइल में रहने वाले लोगों की जानें जाएंगी। वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस और उसके रिस्पॉन्स में और वायलेंस, इससे सिचुएशन सुधरती नहीं है, इससे वायलेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। जैसा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दूसरी चीज है कि अभी तक जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 17 से ज्यादा बच्चे थे। ये सब इंसान थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट लोगों को यहां पर इंसान नहीं दिखते, उन्हें बस टेररिस्ट दिखते हैं। इजरायलियों को लगता है ये सारे पैलेस्टीनियन लोग टेररिस्ट हैं और कुछ पैलेस्टीनियन को लगता है कि ये सारे इजरायली लोग टेररिस्ट हैं। वो उन्हें इंसानों की तरह नहीं देखते। दोनों तरफ के लोगों में इतनी नफरत घोली गई है वहां के पॉलिटिशियंस के द्वारा, वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा, कि ये दोनों लोग
दोनों ग्रुप ऑफ लोग एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर देख ही नहीं सकते, बिल्कुल एक दूसरे का जानी दुश्मन समझते हैं। इसलिए एक के बाद एक वायलेंस को ये लोग जस्टिफाई करते रहते हैं कि हमने ये किया, डिफेंस में किया है, हमने ये किया अपना बचाने, अपनी जिंदगी बचाने के लिए किया है। बात यहां पर यह है समझने वाली कि सारे पैलेस्टीन लोग हमास को सपोर्ट नहीं करते। एट द सेम टाइम सारे इजरायली लोग अपनी इजराइल की सरकार को सपोर्ट नहीं करते जो इजराइल की सरकार ये करने लग रही है। पास्ट में ऐसे कई इजरायली पॉलिटिशियंस भी आए हैं जिन्होंने कोशिश करी है अपनी ज्यादा से ज्यादा पीस बनाने की, और उन्हें असैसिनेट भी कर दिया गया था एक्सट्रीमिस्ट इजरायली ज्यूज के द्वारा। तो दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत ज्यादा हैं। इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कि वो ओवर पावर कर जाते हैं। इसी रीजन से पूरे देश को टेररिस्ट घोषित कर देना, कि ये कहना कि सारे इजरायली लोग टेररिस्ट होते हैं या फिर सारे पैलेस्टीन लोग टेररिस्ट होते हैं, ये बहुत ही गलत है करना। अगर ऐसा बोलोगे आप तो इससे बस नफरत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी दोनों साइड्स के बीच में। तीसरी चीज यहां पर यह है जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल का। इजराइल ने गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं उसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए हैं, और इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उन्हें इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जब टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उनके रॉकेट लॉन्चर्स को करें या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को करें। बच्चे तो कोई यहां पर टेररिज्म का काम नहीं कर रहे ना। और ये कहना कि यहां पर कुछ साइड में कैजुअलिटीज होंगी ही जब आप उन्हें टारगेट करोगे, ये सही नहीं है। अगर आपके परिवार से कोई वहां पर होता और आपके परिवार के, जहां पर आपका परिवार रहता है, उसकी साइड वाली बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट रहता है और वहां पर बम गिराया जाए और आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, स्पेशली जब ये काम दुनिया की वन ऑफ द टॉप मिलिट्री पावर्स करे। तो ये चीजें कुछ सोचने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, 1993 ये वो साल था जब इजराइल और पैलेस्टीन बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के। लेकिन क्या हुआ इसके बाद की हालत बद से बदतर होते चले गए और आज इनके बीच में एक युद्ध चलने लग रहा है। अगर हमें आज की क्राइसिस को गहराई से जानना है तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के वीडियो में आइए जानते हैं डिटेल में क्या रही है हिस्ट्री इन दोनों देशों के बीच, कैसे जन्म हुआ इजराइल देश का और कैसे शुरुआत हुई इजराइल पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की। हमारी कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है। आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे हिटलर ने कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था ज्यूज को। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ज्यूज के खिलाफ हो रहे अत्याचार एक्चुअली में हजारों साल पुराने हैं। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था, और कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ ज्यूज जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करवाना चाहते थे। ये एक ऐसी विचारधारा थी, बिलीफ थी, जो अगले कई सालों तक, दशकों तक, सेंचुरीज तक रह गई क्रिश्चियंस के बीच में। और जब क्रूसेड्स हुए आज से करीब 1000 साल पहले, तो वहां पर भारी संख्या में क्रिश्चियंस ने ज्यूस को मारा। उस जमाने में ज्यूस के खिलाफ बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी कि कैसे क्रिश्चियन बच्चों का खून पी लेते हैं या फिर उनको रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीजों से नफरत बहुत ज्यादा थी ज्यूस के खिलाफ। जितना ज्यूस को हेट सहना पड़ा है, शायद ही किसी और रिलीजन को पिछले 1000 सालों में इतना सहना पड़ा है। 1800 के बाद से ये जो नफरत थी ज्यूस के खिलाफ, ये ना सिर्फ रिलीजियस रीजंस की वजह से थी, बल्कि ज्यूस को एक अलग एथनिसिटी भी करके देखा जाने लगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से लेट 1800s के समय तक दुनिया भर में रहने वाले ज्यूस के अंदर ऐसी भावनाएं जागने लगी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें अपना एक खुद का देश बनाना पड़ेगा, एक जूइश कंट्री बनानी पड़ेगी। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे थियोडोर हेर्जल नाम के। इन्होंने अपने 1896 के पैम्फलेट में एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करी, ज़ायोनिज्म। इन्होंने कहा कि ज्यूस को अपनी एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए। उस समय के लिए यह आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था। 1870 से ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अपने आप को लवर्स ऑफ जायन करके बुलाती थी, जो इस आइडिया को प्रोपोगेट करने लग रही थी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से 1881 में पहली लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूस की पैलेस्टीन के एरिया में। ज्यूस ने जाकर पैलेस्टीन के एरियाज में कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई और वहां जाकर रहने लग गए। अब पैलेस्टीन का एरिया ही क्यों चुना? क्योंकि ये ज्यूस के लिए काफी होली एरिया था। जेरूसलम ज्यूस के लिए सबसे होली प्लेस है।
याद रखिए, उस समय ना कोई इजराइल था, ना गाजा था, ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया पैलेस्टीन था, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। और ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज मोर और लेस एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे। कोई इतना झगड़ा नहीं होता था। उसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो जमीन थी, ज्यादातर जमीन खाली पड़ी थी, बहुत कम सेटलमेंट्स थी इस जमीन के अंदर, तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी इस एरिया की। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1915 में। वर्ल्ड वॉर 1 चलने लग रही है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्रिटिश यहां पर बड़ी चालाकी करते हैं। वो कहते हैं अरब रेवोल्यूशनरीज को कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटोमन एम्पायर को हराने में, और हम तुम्हें पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे। और अरब रेवोल्यूशनरीज लड़ाई कर रहे हैं एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। ये अरब रेवोल्यूशनरीज चाहते हैं कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब देश बने। ब्रिटिश लोग सेम चीज प्रॉमिस करते हैं ज्यूज को कि हम तुम्हें तुम्हारा अपना अलग से ज्यूइश देश बनाने में मदद करेंगे पैलेस्टीन के पास। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अमेरिकन ज्यूज को अपीस कर सकें और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकें। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ पीछे से एक सीक्रेट डील कर ली। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, तो जो मिडिल ईस्ट का एरिया था, ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना आधा आधा डिवाइड कर लिया और पैलेस्टीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरा पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंडर रहता है। इसी समय जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और ज्यूज को मिलियंस की संख्या में मारा जाता है, उनके खिलाफ जेनोसाइड होता है। हिटलर को क्यों पॉलिटिकल पावर मिलती है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। पूरे हिटलर कंट्रोल्ड यूरोप से ज्यूज अपनी जान बचाकर अलग अलग देशों में भागते हैं। कुछ को अमेरिका में रेफ्यूज मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई ज्यूज जाते हैं पैलेस्टीन में। ब्रिटिश पहले तो उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन बाद में ब्रिटिश रोकता है उन्हें पैलेस्टीन में आने से, जिसकी वजह से एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है पैलेस्टीन के अंदर। एट द सेम टाइम 1940s के आते आते पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है और पैलेस्टीन लोग भी अपने देश की मांग करने लग रहे हैं। 1948 में ब्रिटिश राज अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है बस बहुत हुआ, और नहीं होता मुझसे, मैं निकलता हूं यहां से। तुम ज्यूइश लोग अपना एक ज्यूइश देश बना लो और तुम पैलेस्टीन लोग तुम भी अपना एक पैलेस्टीन देश बना लो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशंस को और ब्रिटिश लोग निकल लेते हैं पैलेस्टीन छोड़कर। यूनाइटेड नेशंस एक पार्टीशन प्लान बनाता है कि कितना एरिया पैलेस्टीन में जूइश कंट्री बनाने के लिए दिया जाए और कितना एरिया एक पैलेस्टीन देश बनाने के लिए दिया जाए। 1947 में ये यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस अपने प्लान में 57% एरिया अप्रोक्सीमेटली जूइश स्टेट के लिए रखता है और 43% एरिया अरब पैलेस्टीन स्टेट के लिए रखता है। जेरूसलम एक बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एरिया है 3 धर्मों के लिए, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूइश लोग इस प्लान को स्वीकार करते हैं और वो अपने नए देश का नाम इजराइल रखते हैं और यहां जन्म होता है इजराइल देश का 1948 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं वो इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि ये प्लान बेसिकली ब्रिटिशर्स का तरीका है अपने कॉलोनियलिज्म को कंटिन्यू रखने का, तो वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। वो कहते हैं हम इजराइल को, ज्यूज को इतना सा भी पार्ट नहीं लेने देंगे। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948 और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जंग है क्योंकि 5 से ज्यादा देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्यूज जो इजराइल में रहते थे वो जानते हैं कि 5 साल पहले उन्होंने देखा है बाकी दुनिया इन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है, हिटलर ने किस तरीके से इन्हें ट्रीट किया था, और आज के दिन ये सारे अरब देश इनके खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। अगर आज ये जिंदा बचने के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो सारी जान बचाकर ये लड़ते हैं ये लड़ाई, और बहुत ही हैरानी की बात है कि इजराइल ये जंग जीत जाता है, इन सारे देशों को हरा देता है। 1949 में जब जंग खत्म होती है तो यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरियाज पैलेस्टीन के होने थे उनमें से कई एरियाज पर अब इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो इजिप्ट के पास चला गया है और जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो पूरा जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि पैलेस्टीनियंस के पास कोई जगह नहीं बची अपनी। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को अपने घर छोड़कर रेफ्यूजी बनना पड़ता है अरब देशों में। इस चीज को कहा जाता है 1948 पैलेस्टीनियन एक्सोडस। इसके बाद 1967 में एक सेकंड अरब इजरायली वॉर होती है। 6 दिन तक ये जंग चलती है और इसे भी इजराइल आसानी से जीत जाता है। ना सिर्फ इजराइल इसमें गाजा स्ट्रिप को पकड़ लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेता है, बल्कि इजिप्ट का ये पूरा बड़ा सा जो पेनिनसुला है
अब इजराइल इस पर भी कब्जा कर लेता है इस जंग के बाद। पैलेस्टीन लोग अपना खुद का देश चाहते हैं। इसी रीजन से 1964 में फाउंडेशन होती है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की। शुरुआत में इनका एम होता है आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू यानी हथियार उठाकर अपना देश पाना, और शुरुआत में चाहते हैं कि इजराइल जैसा कोई भी देश एग्जिस्ट ना करे। इसी रीजन से USA और इजराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि एक इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये टेररिस्ट हैं, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये रेवोल्यूशनरी हैं, देश की आजादी चाहते हैं। 1973 में एक तीसरी अरब इजरायली जंग छिड़ती है, लेकिन वो हमारी कहानी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके बाद ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। लेकिन 1974 में PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा कि ये पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं और इजिप्ट पहला देश बन जाता है, पहला अरब देश इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला कि इजराइल एक्चुअली में एक कंट्री है और यहां पर एग्जिस्ट करती है। इसी पीस टॉक्स के बाद जो पूरा पेनिनसुला का एरिया था जो इजराइल ने कैप्चर कर लिया था इजिप्ट का, वो इजराइल इजिप्ट को वापस दे देता है। इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर और इजरायली प्राइम मिनिस्टर दोनों को एक नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया जाता है इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है इजिप्ट में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा। जो कट्टरवादी लोग थे वो कह रहे थे कि कैसे इजिप्ट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। उनको जाके असैसिनेट कर दिया जाता है। अब 1967 से लेकर 1980s तक 10 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं कि इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है। इस समय के दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग जाकर वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लग जाते हैं, सेटलमेंट्स बनाने लग जाते हैं और परमानेंटली रहने लग जाते हैं। इजरायली सरकार उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। वहां जो घरों के प्राइसेस हैं वो कम है। कुछ लोग वहां पर चीप हाउसिंग की वजह से जाते हैं तो कुछ लोग वहां जाते हैं अपनी रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से। कुछ इजरायली लोग जो कट्टर इजरायली लोग हैं वो कहते हैं कि ये पूरा वेस्ट बैंक का जो एरिया है ये हमारा है, इसलिए हम वहां जाकर रहेंगे, और इसीलिए सेटलमेंट्स होने लग जाती हैं वहां पर इजरायली लोगों की वेस्ट बैंक के एरिया में। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाते हैं ये सेटलमेंट्स, और पैलेस्टीनियन लोग इन्हें कॉलोनाइजेशन मानते हैं। बेसिकली उनके देश में कॉलोनाइजेशन करी जा रही है इजरायली लोगों के द्वारा। 1992 में इजराइल को एक बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम है यित्जक रबीन। ये कहते हैं कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपना देश चाहते हैं, हमें उनका देश देना चाहिए। इजराइल PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और रिटर्न में PLO भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल देश को, और यहां होते हैं 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड्स। पहली बार ये दोनों साथ में मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का बंटवारा कर सकते हैं, सही से डिवाइड कर सकते हैं पीसफुली देश को, कैसे हम पैलेस्टीन देश बना सकते हैं। एज अ रिजल्ट 1994 में पहली बार पैलेस्टीन की सरकार एस्टैब्लिश करी जाती है जिसे नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वेस्ट बैंक के बहुत से एरियाज में इजरायली लोगों ने अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स बना ली हैं जिसे इजरायली सरकार ने भी सपोर्ट किया है। तो पैलेस्टीनियन लोग बहुत ही कम गिने चुने एरियाज में टुकड़े टुकड़ों में रहने लग रहे हैं। तो 3 एरियाज में डिवाइड करने का फैसला किया जाता है वेस्ट बैंक के एरिया को, एरिया A, B और C। एरिया A वाले वो एरियाज होंगे जहां पर पैलेस्टीनियन सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। एरिया B वो एरियाज जहां पर दोनों सरकारें साथ में कंट्रोल करेंगी, और एरिया C वो एरियाज जहां पर इजरायली सरकार अपना कंट्रोल रखेगी। तो यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है। रियलिटी में 1994 में पैलेस्टीन को सिर्फ कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं वेस्ट बैंक के एरिया में और गाजा स्ट्रिप में, जहां पर वो अपना देश बना सकें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इजराइल और पैलेस्टीन बहुत करीब पहुंच चुके हैं एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के। इसी रीजन की वजह से 1994 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट यसीर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्जक रबीन को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद पूरी सिचुएशन का सत्यानाश हो जाता है जब एक्सट्रीम राइट विंग जूइश लोग वो अपने प्रधानमंत्री का असैसिनेशन कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गोडसे ने गांधी जी को मारा था, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी की बात करते थे। एक जूइश एक्सट्रीमिस्ट ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आकर पिस्टल से 3 गोलियां मार दी
इजरायली प्राइम मिनिस्टर को 1995 में, क्योंकि ये कट्टरवादी ज्यूइश लोग कहते थे कि कैसे पैलेस्टीन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, इतनी सी भी जमीन क्यों दे रहे हो उनको, हम तो पूरा का पूरा पैलेस्टीन इजराइल के अंदर बनाना चाहते हैं। और इन्हीं कट्टरवादी लोगों की वजह से हालत बिगड़ती चली गई आगे। इसी इंसिडेंट से करीब 5-6 साल पहले पैलेस्टीन में कुछ इस्लामिक कट्टरवादी लोग साथ में मिलकर आते हैं और हमास ग्रुप को बनाते हैं। ये हमास ग्रुप कहता है कि ये पीएलओ वाले लोग ज्यादा ही सेक्युलर बन रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इजराइल के साथ, लेकिन रियलिटी में हम लोग इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। तो हम कट्टरवादी लोग अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक्चुअली में फाइट करेगी इजराइल को मिटाने के लिए, और यहां हमास ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। ऑब्वियसली जब पीस ट्रीटी होती है 1994 के अराउंड पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, एक तो ज्यूइश कट्टरवादी लोग इससे अपने प्रधानमंत्री से काफी नफरत करते हैं, दूसरी तरफ हमास वाले लोग भी पीएलओ से नफरत करने लग जाते हैं कि क्यों इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया इजराइल के साथ जाकर। हमास ग्रुप ना सिर्फ 1996 की पैलेस्टीनियन इलेक्शंस को बॉयकॉट करता है बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करवाता है इजराइल में, जिसकी वजह से दोनों साइडों में एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स की डोमिनेंस बढ़ने लग जाती है, पोलराइजेशन बढ़ने लग जाती है। दोनों तरफ के लोग, इजरायली और पैलेस्टीनियन लोग, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। कुछ नफरत तो पहले से ही थी, अब वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है 1995 के बाद से। 2002 के अराउंड वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं दोनों साइडों में, 100 से ज्यादा इजरायली और पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं एक दूसरे की तरफ, ग्राउंड पर क्लैशेस होते हैं। और अब इतने ज्यादा स्केप्टिकल हो चुके हैं ये लोग एक दूसरे को लेकर कि इजराइल अब अपनी सेटलमेंट्स में दीवारें बनाने लग जाता है। जो परमानेंट हाउसेस इनके सेटल्ड लोगों ने क्रिएट करे हैं वेस्ट बैंक में, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, चेक पॉइंट्स लगवा दिए जाते हैं, और पैलेस्टीनियन लोगों का रहना और भी मुश्किल होते जाता है। 2006 में हमास मिलिटेंट ग्रुप इलेक्शन लड़ता है पैलेस्टीन में और जीत जाता है। जो पीएलओ वाली पार्टी थी, फतह है उसका नाम, उसे हरा देता है, लेकिन काफी छोटे मार्जिन से, 132 में से 74 सीट्स जीतता है। लेकिन इसके बाद 2007 में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सिविल वॉर हो जाती है पैलेस्टीन के देश में। इंटरनली लोग लड़ने लग जाते हैं, जो इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स हैं। 2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है और पैलेस्टीन देश दो हिस्सों में बंट जाता है। जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर अब हमास का कंट्रोल बन जाता है, और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहां पर फतह और पीएलओ का रूल रहता है, जो कि एक्चुअली में नॉन वायलेंट है और एक एक्चुअल गवर्नमेंट की तरह वेस्ट बैंक पर रूल करते हैं। लेकिन आज के दिन गाजा स्ट्रिप पर जहां हमास का रूल है, वो बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह उस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो लड़ाई देखने को मिलती है जहां से रॉकेट्स फेंके जाते हैं इजराइल की तरफ, वो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, जबकि वेस्ट बैंक में जहां पीएलओ का कंट्रोल है वहां पर इस तरह का वायलेंस नहीं देखने को मिलता। तो ये सिचुएशन है आज के दिन की दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल वेस्ट बैंक के एरिया पर पिछले कई दशकों से कॉलोनाइजेशन करता रहा है, जिसकी वजह से क्लैशेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। जो अभी रिसेंटली क्लैश हुआ, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में बात करी, वो इसी रीजन से हुआ क्योंकि इजराइल ऑक्यूपाई करने लग रहा है वेस्ट बैंक के एरियाज को। और जो इजराइल में भी कट्टरवादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें पूरा का पूरा वेस्ट बैंक एरिया अपने लिए चाहिए, पूरा जेरूसलम अपने लिए चाहिए। और पैलेस्टीन में भी जो कट्टरवादी लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो इजराइल को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है इस चीज का। आप पैलेस्टीन के नक्शे को देखो, वेस्ट बैंक में ये देश इतने टुकड़ों में मौजूद है कि आज के दिन इस देश को अलग सरकार दे भी दी जाए तो कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा ये इतने छोटे छोटे टुकड़ों में। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन अभी भी निकल सकता है कि 1967 के बेसिस पर एरिया को डिवाइड कर दिया जाए, इजराइल पैलेस्टीन के बेसिस पर। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जाना चाहिए और 1948 के अकॉर्डिंग इजराइल और पैलेस्टीन को एरिया देना चाहिए और एरिया उस तरह से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो सवाल सबसे बड़ा ये उठेगा, उन कॉलोनीज का क्या होगा जो इजराइल ने परमानेंट सेटलमेंट्स बना रखी हैं पैलेस्टीन के अंडर। ये एक्चुअली में प्रॉपर सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों के घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं यहां पर। इन एरियाज का क्या होगा अगर ऐसा होता है कि ये एरियाज पैलेस्टीन के पास चले जाएंगे। अब करीब लाखों में लोग रहते हैं जो वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में हैं। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोल्यूशन निकल सकता है इस क्राइसिस का, इस प्रॉब्लम का? किस तरह से दो देशों को डिवाइड किया जाए एक दूसरे के बीच में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अगर कोई लेसन आप इस वीडियो से लेना चाहते हैं तो वो ये होगा मेरी राय में कि कट्टरवादियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाना बंद मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।